नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के YouTube वीडियो में। एंड आप जैसे देख रही है हम लोग आज बाहर शूट कर रहे हैं बिकॉज द वेदर इज गेटिंग चेंज इन जर्मनी। एंड मेरे साथ है आशुतोष मुनोत। ही इज़ हियर फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड बेसिकली आशु मेरा नासिक का दोस्त भी है। आशु इज़ काइंड ऑफ अ मेंटर, बिग बी एंड एवरीथिंग। सो मैंने सोचा कि ईस्टर का वीकेंड के लिए जब आशु यहाँ पे आए तो लेट्स डू अ हेल्दी कंपेरिजन बिटवीन जर्मनी एंड नेदरलैंड्स बिकॉज 7 years अराउंड अबाउट ही इज़ लिविंग इन नेदरलैंड्स एंड आई एम लिविंग इन जर्मनी। सो ये अच्छा होगा कि जो इंडियन अपने दोस्त लोग हैं या जो भी देख रहे हैं वीडियो उनके लिए एक ईजी हो जाएगा कि एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशन क्या है इन नेदरलैंड्स, इन जर्मनी एंड एवरीथिंग। सो दैट्स द बेसिक पर्पस ऑफ दिस वीडियो। एंड इसमें सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग, लाइफ इन नेदरलैंड्स, फिर उसके बाद जॉब, रियलिटी, डेली हेल्थ केयर टॉपिक्स एंड एवरीथिंग वॉट एवर वी कैन conclude or we can take in this video. So without wasting time, I would like Ashu to introduce himself. First of all, thank you Ashu for joining us. And, thank you so much. Yeah, I would ask Ashu to please first of all welcome, and Ashu please let us everybody know about yourself. Yes. First of all, thank you for having me. Yeah. मेरा नाम आशुतोष है, मैं नासिक से हूँ। मैं अभिजीत को ऑलमोस्ट अभी 20-25 ईयर से जानता हूँ। हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, इसका भाई मेरे साथ था एक ही क्लास में। बाय बैकग्राउंड मैंने बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया है। मैंने मास्टर्स भी किया है इन MBA इन सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया है। आफ्टर दैट मैंने मेरा जॉब चालू किया था KPIT के साथ पुणे में। मेरी प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज के थ्रू। सो आई थिंक 2014 के आसपास मैंने मेरा एक्चुअल करियर IT करियर चालू किया था। उसके पहले मैंने इंटर्नशिप्स की थी। मैंने इवन नासिक में मैंने लेक्चरर का जॉब भी किया था। बट देन लाइफ टीचेस यू थिंग्स एंड वो मेरे लिए नहीं था, तो मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और मैंने सोचा कि आई विल गो इनटू IT इंडस्ट्री। सो डाउन द लाइन फास्ट ट्रैक 2019 मैं नेदरलैंड्स मूव हुआ। मैंने वहाँ पे जॉब चालू करना किया। आई वर्क एज अ राइट नाउ आई वर्क एज अ डिलीवरी डायरेक्टर ऑन ServiceNow प्लेटफॉर्म। आई लुक आफ्टर होल यूरोपियन रीजन फॉर डिलीवरी। जब मैं नेदरलैंड्स आया था तब मैं एज अ टेक्निकल लीड आया था ServiceNow प्लेटफॉर्म पे। बिग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी नेदरलैंड्स, वहाँ पे मैंने मेरा जॉब चालू किया था। एंड अगेन आज मैं यहाँ हूँ। हम ये वीडियो में बात करेंगे ही आगे ज़्यादा कि हम कैसे आए, क्या आए एंड व्हाट इट टेक्स अबाउट टू कम हियर। Yeah, thanks. I mean, that's like a cool introduction, and then people also know the depth about your experience. Yes. So that's why I'm saying this conversation will be healthy because it's like an experience of India as well as outside India, like a European experience. Yes. So come on, let's start the video. Let's start the podcast without wasting time. The first segment, what I would like to introduce is why Netherlands. So the goal of this segment is to make the decision. If I want to make a decision, if I'm sitting in India, to give them clarity. So this is why we are doing this segment. So the first question of this segment is Germany के इंस्टेड नेदरलैंड्स क्यों चूज़ किया, या फिर यूरोपियन रीजन में व्हाई यू चूज़ नेदरलैंड्स? हाँ, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी वाइफ भी IT में जॉब करती है, तो वो मेरे पहले नेदरलैंड्स आ चुकी थी, 3 महीना रह चुकी थी जॉब करके। एंड देन शी वेंट बैक टू इंडिया। वो शॉर्ट टर्म आई थी। एंड देन हमें काइंड ऑफ वो कंट्री के बारे में ऑलरेडी एक अंदाज़ा हो गया था। बट जब मैं सर्च कर रहा था, सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे डायरेक्टली जॉब मिली थी इंडिया से नेदरलैंड्स में, बिकॉज मैं सर्च कर रहा था बहुत, मुझे बाहर जाना था। मेरे ऑप्शंस बहुत ओपन थे। UK एक ओपन था ऑप्शन, नेदरलैंड्स, एंड देन माय थर्ड प्रायोरिटी वाज जर्मनी। मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा चीज़ था मेरे लिए। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं, मेरी वाइफ भी ऑलरेडी नेदरलैंड्स रह चुकी है, उसको फ्यूचर में वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। एंड दैट इज़ वेरी गुड राइट अबाउट नेदरलैंड्स। आपको इंग्लिश के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। सेकेंड, मुझे कल्चर पता था थोड़ा बहुत, मेरे दोस्त लोग सारे नेदरलैंड्स में भी थे। एंड दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हेल्पिंग पीपल अराउंड हियर टू गेट एक्वेंटेड विद द एटमॉस्फेयर, कल्चर। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ जॉब मार्केट राइट। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखो पूरे यूरोप में, नेदरलैंड्स इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन होल यूरोप। तो बड़े बड़े बैंक्स सेक्टर्स भी वहाँ पे हैं। एंड फाइनली मेरा ऐसे था कि मुझे टू बी ऑनेस्ट, अगर जर्मनी में जॉब लगता तो मैं जर्मनी आ जाता, अगर नेदरलैंड्स में जॉब लगता तो मैं नेदरलैंड्स चले जाता। बट वो जो एक ट्रिगर पॉइंट होता है आपके लिए, इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ। और एम्स्टर्डम का नाम सब लोगों ने सुना था। उस हिसाब से मुझे जर्मनी में कुछ पता नहीं था, विच इज़ द एरिया, फेमस एरिया। सो और जैसे जैसे मैंने KPIT में जॉब करना चालू किया,
फिर मैंने कैपजेमिनी ज्वाइन किया, फिर मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं सब लोगों से सुनता था कि अपॉर्चुनिटीज़ नीदरलैंड्स में ज़्यादा है। देन आई स्पोक विद माई मेंटर्स, उन्होंने भी मुझे गाइड किया, एंड फाइनली वाइफ शी मेड अ डिफरेंस। शी सेड मैं वहाँ रह चुकी हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी है, एंड टेक्निकली ग्रोथ भी वहाँ पे मेरी ज़्यादा हुई। अगेन बेस्ड अपॉन इंग्लिश यू कैन स्टिल ग्रो द लैडर। Correct. So basically, it's like the driving point was obviously wife, one thing, and also with your experience, you understood that Netherlands थोड़ा आपके एरिया के लिए या whatever your profile is suitable है. हाँ, मैं सर्विस नाउ आर्किटेक्ट था तब मैं जब जॉब करता था, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। Correct. एंड इट वाज प्योरली रिटर्न कि इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल्सो वेलकम्ड, सो आई जस्ट अप्लाइड एंड आई गॉट द जॉब फ्रॉम इंडिया। Cool. Okay. So second thing is इंडिया से जो लोग आने वाले तो उनके लिए ईजियर वे क्या है, या कौन सा ईजियर वे है एंट्री के लिए इन नेदरलैंड्स? इन नेदरलैंड्स ऑब्वियसली? ओके, सो मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में जॉब तो नहीं मिली, राइट? सो आई वांट टू गिव दैट मैसेज दैट हार्ड वर्क लगता है, यू हैव टू कीप अप्लाइंग, यू हैव टू कीप गिविंग इंटरव्यूज़। उसके सिवाय आपको कॉल्स भी नहीं आएंगे, राइट? सो मैं ये कर रहा था, मैं अप्लाई कर रहा था। आई नो द इंडस्ट्री, कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उनको मैंने बोला कि गाइज कैन यू हेल्प मी टू फाइंड जॉब। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे बहुत सारे साइट्स हैं नेदरलैंड्स के जहाँ पे जॉब पोस्टिंग होती है। मैं अभिजीत को लिंक्स दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। प्लीज़ विजिट दोज साइट्स सो यू कैन यूज़ दैट टू अप्लाई फॉर द जॉब। सेकेंड इज़ द ट्रांसपेरेंसी। प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप अप्लाई करो, वो आपको क्लियर कट बताते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। एंड देन लास्ट वन इज़ ईज़ ऑफ वीज़ा, जो हम बात करेंगे ही। बट अगर आपको आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आपके इंडस्ट्री में कितने जॉब्स हैं, लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है, आप कौन से लेवल पे अप्लाई करते हो, बिकॉज इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ हायर मैनेजमेंट लेवल यू नीड काइंड ऑफ डच सर्टिफिकेशन, एंड द ईजिएस्ट राउट इज़ टू गेट स्पॉन्सरशिप। ओके, विदाउट दैट यू कांट एंटर द कंट्री। या फिर आप आईसीटी वीज़ा पे आ जाओ, विच इज़ इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी आपको भेज रही है ऑन साइट पे, तो आप आ जाओ, और यहाँ आने के बाद कंपनीज को HSM वीज़ा करना पड़ता है आफ्टर 3 years, ओके, बिकॉज वो आपका वीज़ा एक सर्टन टाइम के लिए ही रिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको HSM वीज़ा इज नथिंग बट हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा, वो कर सकते हो। और आप आईसीटी पे आ जाओ, स्टार्ट अप्लाइंग। अगर आपका एग्जिस्टिंग जॉब अच्छा नहीं है तो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स एंड यू विल गेट अ स्टेबल जॉब in in Netherlands. Netherlands. Yeah. Okay, very important one question. Can you just name some of the applications जहाँ पे job मिल सकती है? जैसे LinkedIn तो we all know. So is there any other specific for Netherlands job portal? हाँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें, जैसे लिंक्डइन तो एक हो गया, इंडीड एक है, Indeed. Okay. राइट? उसके बाद गवर्नमेंट की खुद की एक वेबसाइट है जहाँ पे हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए जॉब ओपन होती है। सो नेदरलैंड्स के अगर आप डच गवर्नमेंट के साइट पे जाओगे, वहाँ पे भी आपको जॉब लिस्टिंग मिलेगी। देन द ईजिएस्ट सोर्स is to directly search for a company. I will give you an example, like for example, let's say booking.com, right? उसके साइट पे जाओ, वहाँ पे आपको जॉब लिस्टिंग्स मिलेगी, वहाँ अप्लाई करो। Okay. वैसे ही बहुत सारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप जाओ, अप्लाई करो, एंड यू विल गेट अ रिस्पॉन्स बैक। Okay, so you are saying directly on the company's portal kind of thing directly. It will expedite the process. Okay. और मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मुझे जॉब कोई कंपनी के पोर्टल के थ्रू नहीं मिली थी। मैंने एक रिक्रूटमेंट कंपनी के वाया अप्लाई किया था। सो आई अप्लाइड एक पोजीशन, एक रिक्रूटमेंट कंपनी जो लोकल डच कंपनी थी रिक्रूटमेंट, उन्होंने उनके पोर्टल पे लिंक्डइन पे होस्ट किया था वो जॉब। Okay. तो मैंने वहाँ अप्लाई किया था। तो वो बंदे ने मेरे साथ टीम से कॉल की थी, तो वो कॉल्स के बाद हमने बातें की, एंड देन उसने मेरा रिज्यूम कंपनी को फॉरवर्ड किया। सो मेरे लिए कंपनी वेयर आई यूज्ड टू वर्क, इट केम लेटर ऑन। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ हुआ, फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू जहाँ मैं जॉब करने वाला था वहाँ पे हुआ। एंड रिक्रूटमेंट कंपनी एंड द कंपनी वेयर आई वाज गोइंग टू वर्क, उनके बीच में कुछ टाइप होता है, दे गेट अ परसेंटेज ऑफ द सैलरी, व्हाटएवर इट इज, 10% or something. I have heard this. I'm not 100% sure. Sure. I also don't know what they paid, but it's kind of a marriage between them, that they find a person Right for guy you for and them. they give you the right guy. So as per my information, in Germany it is like this. If a bigger company is hiring somebody, then they hire first a mediator company जो talent hunt करेगी, जैसे manpower providing kind of, and वो जितने बंदे प्रोवाइड करेगी तो उसका जो ईयरली सैलरी पैकेज है उसका 10% समथिंग फॉर द फर्स्ट ईयर द गाय हुज दिस मीडिएटर उसको मिलते हैं। जैसे अगर मेरा 100K पैकेज मुझे अगर मिलता है तो इसको 10K मिलेगा। मेरे इसमें वन ऑफ था कुछ पेमेंट, जस्ट गिव इट इन द फर्स्ट गो एज सून एज आई स्टार्ट। और उसमें भी रूल्स होते हैं कि स्टार्ट इमीडिएटली नहीं मिलेगा आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, एंड देन 3 महीने बाद, इफ़ आई कंप्लीट 3 महीने का माई प्रोबेशन,
then the rest of the things go, because okay. उनको भी quality चाहिए, right? करेक्ट सो इट्स लाइक अगर आप परमानेंट होते तो ही आपको आगे उनको पेमेंट मिलेगा ये. बट वन मोर थिंग, जो आपने जॉब बोला कि हमने डच कंपनी को आपने देखा एज अ कंसल्टेंट, लेट्स से द मीडिएटर गाय वाज अ डच कंपनी. Yes. सो हाउ डिड यू फाइंड दिस मीडिएटर कंपनी? LinkedIn. Okay, Yes, LinkedIn. सो बेसिकली वही है, अगर आपको जर्मनी या नेदरलैंड्स आना है तो द बेटर वे इज वाया जॉब पोर्टल्स. को रेफरेंसेस ऑब्वियसली काम करते हैं, बट इट इज़ लाइक इफ़ इन केस मेरे कंपनी में कुछ रेफरेंस है तो यू शुड ऑल्सो हैव दैट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस. ऐसे नहीं कि लाइक आशु का लाइक सर्विस नाउ, आई एम इन ऑटोमेशन फील्ड, तो सर्विस नाउ और ऑटोमेशन देयर इज नथिंग. इवन इफ उसकी कंपनी में पोटेंशियल ओपनिंग है और मेरा उस फील्ड में कुछ काम ही नहीं है, तो इट विल नॉट हेल्प. Even if I am in India, even if I am here, it doesn't matter. मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया में था जिसको मैंने मेरे टीम में रेफर किया था. सर्विस नाउ. Yes, सर्विस नाउ. तो ही वाज इन ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास पोजीशन थी, मैंने रेफर किया, इंटरव्यू प्रोसेस पूरा फॉलो हुआ, एंड ही गॉट हायर्ड. Okay. The reason I am telling you this is because if you have a right quality and right skill set, there is no barrier. Because to be honest, in Europe, the tech skill it's needed, right? So, मेरा contacts use करो, but I think first you should start applying on the portal, give your best, and then try to see if someone can mentor you to get that right position. Correct. And just to give an heads up, कोई भी बंदा आपको डायरेक्ट जॉब नहीं दिलवा सकता until unless he is directly a CEO और ऐसे कोई पोजीशन पे बैठा हुआ है कि जहाँ से he is चलाविंग द कंपनी. मतलब अगर वो कंपनी चला रहा है तो फिर वो दे सकता है, बट जैसे हम लोग एक पोजीशन पे है, बट वी आर लाइक ऑल्सो डूइंग जॉब, सो वी कैन नॉट मैनिपुलेट सम थिंग्स हियर. ओके, thank you for this important one. Initial struggle, this is very important because many people have this question. Netherlands जब आप शिफ्ट हुए तो initial struggle क्या था? I know there is a big list, but सबसे पहले finding a house, right? और ये मेरे एक्सपीरियंस से नहीं क्या होता, मेरी लाइफ तो बहुत इजी थी, मेरी वाइफ ऑलरेडी मेरे पहले जा चुकी थी, तो हमको घर मिल गया था. बट उसका एक्सपीरियंस टू फाइंड हाउस वाज वर्स्ट, क्योंकि आपको एक तो दिन में ऑफिस करना होता है, राइट? यू ओनली हैव मंडे टू फ्राइडे टू आल्सो विजिट हाउस, बट यू आल्सो वर्क मंडे टू फ्राइडे, राइट? सैटरडे संडे कुछ नहीं होता है. सैटरडे संडे इज अ हाउ यू से, इट्स अ फैमिली टाइम, इट्स अ सोशल टाइम. सो यहाँ पे बहुत सारी रेंटल एजेंसीज भी बंद होती है. सो फाइंडिंग अ हाउस वाज वन बिग चैलेंज, एंड आई स्टिल सी इट इज अ चैलेंज बिकॉज वहाँ पे हाउस क्रंच है, right? Second biggest thing was to get used to the language, because जैसे मैंने कहा इंग्लिश तो बहुत लोग बोलते हैं, बट आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो. Correct. मैं वेजिटेरियन हूँ, राइट? तो मैं जब जाता था तो मैं देखता था, यार ये वेजिटेरियन है क्या, इसमें कुछ दूसरी कुछ चीज़ें तो नहीं डाली है. दैट वाज माय सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड देन गेटिंग यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन. I will tell you the example because transportation बहुत smooth है, एकदम local transport. But we were not used to this, right? So मेरे साथ क्या हुआ था कि because एक ट्रैम स्टॉप था, मैंने अपोजिट साइड जाने वाली ट्रेन ले ली, मैं अपोजिट साइड चले गया, बिकॉज वो पता नहीं था कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन से डायरेक्शन में नहीं जाना है. करेक्ट. सो वैसा होने के बाद, but again it was a lessons learned, right? So which is initial I days think lessons. everyone will learn about it. And then another thing was ऑफिस में लोग डच बात करते थे. यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें होती है जिसमें कुछ चीज़ें होती है जैसे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन डच में अलग है. जैसे जे है, जे हम लोग जे बोलते हैं, हम लोग यॉट बोलते हैं उसको. तो हमारे इधर जे को य बोलते हैं. सो एज एन एग्जांपल, किसी का नाम आर्यन है इंडिया में, तो यहाँ पे वो वाई के साथ नहीं लिखते, जे के साथ लिखते हैं. तो कुछ जैसे मैं फर्स्ट टाइम आता था मैं अर्जन था, बट इट्स नॉट लाइक दैट. सो गेटिंग यूज्ड टू दैट कल्चर. And then last thing I would say is Dutch करते हैं. When you go to anywhere like hotels, restaurants, and everyone is like let's do Dutch. Meaning आपने जो consume किया है food, drinks जो भी है, you pay for yourself. राइट. वहाँ पे ऐसे नहीं है कि 100 यूरो बिल हुआ है तो स्प्लिट इट अक्रॉस 5 पीपल. नहीं अपने वो तो अपने यहाँ पे होता है मतलब. तो यहाँ पे वो कल्चर नहीं है. और साइकिल खरीदी थी मैंने बिकॉज नेदरलैंड्स इज फेमस फॉर साइकिलिंग. तो मेन लाइक हॉबी या फिर ऐसे सब कोई साइकिलिंग करना है वहाँ पे. 5 फ्लोर्स के पार्किंग है हमारे पास साइकिल. नेदरलैंड्स में जितना मुझे पता है कि गाड़ियाँ कम और साइकिल ज़्यादा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मतलब लोगों को ज़्यादा साइकिलिंग करना पसंद है. नेदरलैंड्स इज फेमस फॉर साइकिलिंग टॉपिक्स. यस. और अगर आपको वेदर, जैसे हमारा वेदर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, मीनिंग कभी हवा होती है, कभी धूप होती है, बारिश होती है. सो जो फोरकास्ट होता है इट्स ऑलमोस्ट आई वुड से 99% करेक्ट. सो मोस्ट ऑफ द लोग घर के बाहर निकलने के पहले
फोरकास्ट फोरकास्ट देख के निकल मतलब वेदर और हम तो फर्स्ट टाइम गए थे तो हम निकल जाते थे तो यू विल गेट यूज्ड टू इट इफ यू आर ट्राइंग टू मूव टू नेदरलैंड्स ओके सो दीज वर काइंड ऑफ इनिशियल स्ट्रगल्स और लैंग्वेज का कैसा है मतलब ऑब्वियसली आपने बोला डच लैंग्वेज का बट लोकलाइट्स डच में बात करते हैं एंड यू डोंट नो डच तो वो है आपके यहाँ पे जैसे मुझे तो हुआ था हाँ जर्मनी में नहीं जैसे आप कोई विलेज साइड जाओगे नेदरलैंड्स में तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको होगा कि नहीं बोलते हैं डोंट स्पीक बट it's 2-3% of population. Netherlands में everyone speaks English. Even the workers who come at home, like plumbers, electricians, most of them speaks English. Okay. Or at least they understand English, and then they will respond kind of either using a phone or they will tell you this is what it is. But मुझे struggle नहीं हुआ. Offices में तो आप until and unless आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जॉब करते हो नेदरलैंड्स में आपको दिक्कत नहीं होगी. ओके सो इट्स लाइक टू से दिस इंग्लिश पे काम चल जाता है. यस. ओके उसके बाद एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे ये इनिशियल स्ट्रगल पे ये बात हो ही गए तो वीज़ा का जो टॉपिक है जब आपने बोला कि इंडिया से आपने जॉब सर्च किया या जॉब मिला तो वीज़ा प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है. मेरा वीज़ा टू बी ऑनेस्ट पासपोर्ट के फ्रंट पेज और बैक पेज पे हुआ है. मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे. मैंने उतने ही डॉक्यूमेंट्स दिए थे मेरे एम्प्लॉयर को क्योंकि मेरे केस में ऐसे था कि मुझे जॉब इंडिया से ही मिली थी राइट. तो उन्होंने जो स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स होते हैं वो होता है वो सारा मेरी कंपनी ने यहाँ पे मैनेज किया था. उन्होंने मुझे सिर्फ पासपोर्ट का फ्रंट पेज और बैक पेज मांगा था और एक अंडरटेकिंग फॉर्म था वो मैंने फॉर्म फिल करके साइन करके दे दिया था. उसके बाद मेरा वीज़ा आ गया था. मुझे मुंबई जाना पड़ा था फॉर स्टैंपिंग एम्बेसी में एंड देन आई वाज रेडी टू फ्लाई. उसको बोलते हैं MVV. एक स्टिकर मिलता है आपके पासपोर्ट पे. उसके बाद वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है. वो 90 डेज़ में आपको ट्रैवल करना है. करेक्ट राइट. वो 90 डेज़ में आप जब ट्रैवल करोगे तो यहाँ आने के बाद आपको आपका रजिस्टर करना है एड्रेस सबसे पहले. सिटी रजिस्ट्रेशन. हाँ तो आपको एक BSN नंबर विच इज सिटीजनशिप नंबर मिलता है. नॉट सिटीजनशिप नंबर बट इट्स अ टैक्स नंबर. टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. हाँ तो वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. वो मिलने के लिए आपको एड्रेस चाहिए. ओके राइट. तो वो मैंने इनिशियली फॉर अ वीक आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो. तो हमने वैसे करके बैंक अकाउंट ओपन कर लिया था. मेरा टैक्स ID मिल गया था बिकॉज ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ट्रैवल करना है तो आपको इजीली पेमेंट भी करना आना चाहिए. तो वो एक चीज़ थी. बट वीज़ा प्रोसेस ओवरऑल मुझे 3 to 4 weeks लगे थे. ओके बट इट वॉज प्री कोविड इन 2019. अभी मे बी 1 week एक्स्ट्रा पकड़ लो आप बिकॉज इट्स टू बिजी. और अगर मैं बताऊंगा तो एवरी वीज़ा इज़ डिफरेंट राइट. स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है. मैं तो हाईली स्किल माइग्रेंट वीज़ा पे आ रहा था तो आई डिडंट हैड दैट मच डिफिकल्टीज. फिर दूसरा एक होता है ICT तो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र जिस पे मेरी वाइफ आई थी. उसमें थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होता है बिकॉज आपकी कंपनी जब आपको इंडिया से नेदरलैंड्स भेजती है तो उनको प्रूव करना पड़ता है सबसे पहले कि वहाँ के मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है. हाँ, ये स्किल आपके यहाँ पे लोकल नहीं बनता फिर यू हैव हायर्ड समबडी फ्रॉम अदर स्टेट कंट्री व्हाटएवर. तो शॉर्ट टर्म के लिए जब आते हैं तो इतना मायने नहीं करता है बिकॉज शॉर्ट टर्म इज मोस्टली लाइक फॉर गिविंग नॉलेज ट्रांसफर्स या टेकिंग नॉलेज फ्रॉम अदर कलीग्स जो छोड़ के जा रहे हैं कंपनी. बट इंट्रा कंपनी टेक्स अ बिट ऑफ टाइम लाइक 5-6 weeks एंड देन यू आर रेडी टू ट्रैवल. जब यहाँ आ जाते हो once I landed into Netherlands तो मुझे BSN नंबर मिला था. मैंने कंपनी के एड्रेस पे रजिस्टर किया था. तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में जाके आपको आपका रेसिडेंस परमिट लेना पड़ता है. इट इज़ अ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हु सेंड्स इट टू योर लोकल म्यूनसिपैलिटी. तो वहाँ जाके मैंने मेरा रेसिडेंस परमिट लिया था. आई थिंक जर्मनी में उसको ब्लू कार्ड बोलते हैं. बराबर. तो वर्क परमिट एंड ब्लू. यस. तो मुझे वो मिल गया था. वो था वैलिड फॉर 5 years. Okay. First 5 years, right. Because मेरा जॉब परमानेंट था बट आई हैड अ प्रोबेशन पीरियड इन माय थिंग. तो वो क्या करते हैं आइदर HSM का रूल है. HSM आपको टेम्पररी इस पे आप 2 ही बार रिन्यू कर सकते हैं. तीसरी बार अगर HSM रिन्यू करना है तो आपको एम्प्लॉयर को आपको परमानेंट करना पड़ता है. तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम जो मुझे मिला था वही मुझे परमानेंटली मिल गया था फॉर 5 years. तो मेरे साथ कुछ दिक्कत नहीं हुई थी. Fun again. Von dieser Seite. Musst du Hi sagen. So, okay. So, segment 1 almost we have covered everything. I would like to go on the segment 2, which is important for everybody because job market and salary ranges and everything we will discuss in this. And this is the most high search topic.
फॉर नेदरलैंड्स फॉर जर्मनी. आई विल ऑल्सो एड सम इनपुट्स बिकॉज सेगमेंट 1 में हमने नेदरलैंड्स के टॉपिक पे ज़्यादा बात की. सो विल मेक इट एन हेल्दी डिस्कशन. हाउ इज इट इन जर्मनी ऑल्सो इन शॉर्ट दिस थिंग. ओके, नाउ नेदरलैंड वर्सेज जर्मनी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ बेटर है? I think Germany country is big, opportunities are more. यहाँ पे ऑटोमोबाइल